आज व्यू 360 में। चलिए कोयले की एक कान में हमारी टीम के साथ और जानिए कि कानकरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पंजाब में क्या किया जा रहा है। वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं। नेट जीरो क्या है और हम इस हदफ तक कैसे पहुंच सकते हैं, जानेंगे वाशिंगटन डीसी की वाहिद नेट जीरो इमारत में जाकर। इमारत के मुकाबले में इससे आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के इम्कानात को 95% कम किया जा सकता है। और लर्निंग हब्स, जिस्म फरोशी से वाबस्ता खवातीन के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की एक कोशिश। ये वो जगह है जहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने उनके माँ बाप से ही बचा के रखना है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। खेल कोई भी हो, उसकी स्पिरिट यह है कि अच्छा खेलने वाले को सराहा जाए। तो क्या वजह है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए पाकिस्तान की टीम को दाद देना सज़ा बन जाए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पाक भारत मुकाबले के बाद जहां खुद भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा, वहीं कई कश्मीरी तालिब इल्म पाकिस्तान की कामयाबी की खुशी मनाने पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं और बाज़ हिरासत में हैं। पुलिस का कहना है कि इन तालिब इल्मों को भारत की मुखालफत और पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हमारे नुमाइंदा ज़ुबैर डार ने कुछ ज़ेर हिरासत तलबा के ख़ानदानों से बात की और बता रहे हैं कि इस मामले पे मुख्तलिफ कश्मीरी हलकों का नुक्ता नज़र क्या है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतेह का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में भारत में कश्मीरी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारतीय पुलिस ने कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालिबात के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी 3 कश्मीरी तलबा को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वही तो सहारा है हमारा, एक ही भाई है माँ मेरा। ये मेरे भाई का फोटो है, प्लीज इसको छोड़ दे, प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है, बेगुनाह है। वो नहीं बेगुनाह, काश में जालिम। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यूं लगता है कि वो जुर्म बेगुनाही में फंस गए हैं। हमें वाक़े का पूरी तरह इल्म नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर उसके खिलाड़ियों के लिए मरहबा कहा था। ये कोई गुनाह नहीं है। कोई किसी एक टीम का हामी हो सकता है तो कोई किसी दूसरी टीम का, एक इधर एक उधर। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में 24 अक्टूबर की रात को भारत को हराया तो ग्रीन शर्ट्स की जीत का जश्न भारत के ज़ेरी इंतज़ाम कश्मीर में भी मनाया गया। जश्न की इतलात पर भारत में सख्त रद्द अमल सामने आया है। जिन जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद जो हुड़दंग मचाया था, उन सब के खिलाफ मकोका कानून UAPA के तहत उन पर मामले दर्ज हुए हैं और उन सब की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है, उनकी डिग्रियों की मान्यता ख़त्म कर दी गई है, उन सब की पढ़ाई रोक लगा दी गई है। उनको ना ही कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही उनके कोई पासपोर्ट और वीज़ा बनेंगे। सब के खिलाफ FIR लगे हैं, सब पूरी चीन की जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। पुलिस ने कश्मीर के ज़िला राजौरी में भी कई अफराद को जश्न मनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अरे अगर उनको जेलों के अंदर बंद करना है तो विराट कोहली को बंद कीजिए, वो क्यों बाबर आजम के गले लग रहा था। अमित शाह के बेटे को बुक कीजिए। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों गैर मुसलमान होंगे जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को मुबारकबाद दिए, उन पे क्यों UPA क्यों नहीं लगता। बाज़ इलाकों में कश्मीरी तलबात के साथ मारपीट के वाक़ात भी पेश आए हैं। हिज़्बी इख्तिलाफ की जमातें कश्मीरियों के साथ इस सलूक की मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ है लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं। क्रिकेट में कुछ 2 शब्द भी बोले वो भी मंजूर नहीं है अहले इक़्तिदार को, और हमारी नज़र में ये नुकसानदेह कश्मीर के लिए हैं। ये सूरत हाल तकलीफ़ देह है, लेकिन ये सिचुएशन मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
आपने रिपोर्ट में UAPA का जिक्र सुना, तो आपको बताते चलें कि UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसका मकसद भारत की सालमियत के ख़िलाफ़ किसी मुमकिन अमल को रोकने के लिए हुक्काम को इजाफी इख्तियारात देना है। ताहम इस कानून के इस्तेमाल पर कड़ी तनकीद भी की जाती है। माजी में भी कश्मीर में बाज़ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इसी कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। अब बात करते हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात की, जिससे निपटने के लिए स्कॉटलैंड में जारी कॉन्फ्रेंस में आलमी ताकतों ने जनूबी अफ्रीका को तवानाई के शोबे में कोयले पर इन्हिसार कम करने के लिए $8.5 अरब की फंडिंग देने का वादा किया है। इससे पहले तरक्की याफ्ता ममालिक ने G20 के इजलास में बैरून मुल्क कोयले से चलने वाले कारखानों में सरमायाकारी बंद करने का ऐलान किया था, मगर अपने यहाँ नहीं, जिससे माहौलियाती कारकुन नाखुश हैं। भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी कोयला सनतों से लेकर घरों तक एक आम ईंधन है। ये आलूदगी तो पैदा करता ही है, इसकी कान कनी भी एक ख़तरनाक काम है। आज समन खान हमें कोयले की एक कान के अंदर ले जा रही हैं, जहाँ आप देख सकेंगे कि ये काम कैसे जान जोखिम में डालकर किया जाता है, और फिर इन कान कनों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब में अब क्या किया जा रहा है। सूबे पंजाब में ज़िला चकवाल के बेशतर ज़रखेज़ पहाड़ों की गहराई में कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। कान के दहाने से पहाड़ के अंदर तक का सफ़र करने के लिए इंजीनियरिंग अमले से लेकर कानकन एक महफूज अमूदी दाखिली रास्ता बनाते हैं। सैकड़ों फुट गहराई में उतरने के बाद शुरू होता है कई मीटरों पर मुहित पैदल सफ़र, जहां सर और कमर झुका कर चलना पड़ता है। इन्हीं गुजरगाहों पर वो मजदूर मिलते हैं जो कोयला निकालने के लिए ड्यू हैकल पहाड़ को अंदर से काट तराश कर आगे बढ़ते रहते हैं। कोई डर नहीं है, जमीन के कोई बंदे जमीन के ऊपर काम करता है, हम पहाड़ के नीचे काम करते हैं। महफूज कोई लकड़ी मकड़ी जिधर लगता है तो वो हम अपना सेफ्टी रखता है। मैनेजर साहब आता है, वो हमको दिखाता है कि ये जगह ख़राब है, इधर काम नहीं करो, फिर हम दूसरा सुराग में काम करता है। फिर इसमें पैसे थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर पैसे थोड़ा कम होता है, इसके लिए हम इसको काम करेगा कोयले का। बाहर दाढ़ी करेगा फिर भी पसीना निकलता है, इधर दाढ़ी करेगा फिर भी पसीना निकलता है। बगैर पसीना से काम नहीं होता है। कानकुनी बिलाशुबा एक मेहनत तलब काम है, और ये इन कानकुनों का हौसला और हिम्मत ही है कि ये कानकुनी कभी रुकती नहीं बल्कि सारा साल जारी ही रहती है। सूबे पंजाब में महकमे मादनियात की जानिब से लीज पर दिए गए 1450 में से तकरीबन 300 रकबा जात पर कोयले की कानें हैं, जहां सैकड़ों अफराद काम करते हैं। महकमे मादनियात के मुताबिक इन्हीं कानकनों की मेहनत के बाइस इदारा सिर्फ रॉयल्टी की मद में हुकूमत के खजाने में सालाना 10 अरब रुपए जमा करवाता है। दुश्वार गुजार इलाके में काम करने वाले इन कानकनों को कुछ सहूलतें भी हासिल हैं। हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए उनके बच्चों के लिए वजीफ़े हैं जो उनके स्कूल्स में जो होते हैं। इवन स्टाइपेंड्स, हायर एजुकेशन में किसी का बच्चा जाता है तो उसके एक्सपेंसेस हम लोग बर्दाश्त करते हैं। कानकनों के बच्चों के लिए सरगोधा और मकड़वाल में कानों के करीब ही अब तक 4 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं। हमने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इसीलिए दी हुई है ताकि बच्चियों को आने जाने का मसला भी ना हो, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो वर्कर हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं। सुबह उन्हें आना ले जाना मुश्किल है, और चूँकि बच्चियाँ बड़ी हैं, इनको अपने तौर पे भी भेजना इस इलाके में थोड़ा सा डेंजरस है। हमारे पास कोई तालीमी इदारा नहीं था, हमें तालीम अदा करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था। यहाँ पे पहले फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, तो फिर बहनें वगैरह कोई भी नहीं पढ़ सके, मगर अब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रावलपिंडी, खुशाब, चकवाल, सरगोधा और चिन्योट में जिले सतह पर 13 डिस्पेंसरीज और अस्पताल कायम किए गए हैं ताकि कानकनों को हादसे की सूरत में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल सके और इनके अहले खाना को सेहत की सहूलतें। OPD और IPD सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर 40 to 50 राउंड अबाउट OPD हमारी होती है, और उसके अलावा हम इनको एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी मजदूर को ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर लग जाना, कोई इंजरी, स्वेयर इंजरी हो जाना, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसको फिर देख के किधर हमने उसके नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइफाइड के पेशेंट्स आते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन दीज एरियाज़। 119, 120, 113 में यहाँ पर पुअर सैनिटेशन की वजह से ये ज़्यादा फैलती है, तो इसीलिए यहाँ क्योंकि गंदगी ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सहूलतों की दस्तयाबी मददगार यकीनन है, मगर काफ़ी नहीं। हुकाम का कहना है कि कानों के ठेके लेने वालों को भी आगे बढ़कर कानकनों की फलाह बहबूद में किरदार अदा करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, चकवाल।
اسکاٹ لینڈ میں جاری COP26 کے تناظر میں اس ہفتے کے سمپلی امریکہ میں بھی ہم ماحولیات کو ہی موضوع بنائیں گے. ماحول کے تحفظ کے لیے جب اقدامات کی بات کی جاتی ہے تو ایک اصطلاح جو اب بہت عام استعمال ہوتی ہے وہ ہے نیٹ زیرو. ماہرین جب اس صدی کے وسط تک گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نیٹ زیرو پر لانے کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی کاربن پیدا کریں جتنی ہم ماحول سے صاف کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ہماری صنعتی, زرعی اور روزمرہ کی جو دیگر سرگرمیاں ہیں ان سے جتنی کاربن گیسیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بیشتر حصہ فضا میں ہی موجود رہتا ہے. وہ آلودگی بھی پیدا کرتا ہے اور زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ بھی. تو آج سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری ہمیں لے کے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی کی واحد نیٹ زیرو انرجی بلڈنگ میں, جہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ زمین سے اپنی سرگرمیوں کا بوجھ کم کرنا ہمارے لیے ناممکن نہیں. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. میں واشنگٹن کی AGU یعنی امریکن جیو فزیکل یونین کی عمارت میں موجود ہوں, جو امریکی دارالحکومت کی واحد نیٹ زیرو انرجی بلڈنگ بن جائے گی. یعنی یہاں جتنی توانائی استعمال ہوتی ہے اتنی یا اس سے زیادہ پیدا بھی کی جائے گی. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں توانائی کے وسائل کا استعمال صفر ہوگا. آئیے جانتے ہیں کہ اسے کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے اور ایسی عمارتیں گلوبل وارمنگ سے نمٹنے میں کس حد تک مددگار ہو سکتی ہیں. عمارت پر شمسی توانائی کے 719 پینلز لگائے گئے ہیں جو 250 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے والا سسٹم ہے. اسے چلانے سے پہلے ہم توانائی کی سب سے زیادہ طلب کے اوقات میں اوسطاً 180 سے 250 کلو واٹ تک بجلی استعمال کر رہے تھے, لیکن جب ہم نے شمسی توانائی کا استعمال شروع کیا تو ہمیں 0 سے 80 کلو واٹ تک استعمال نظر آیا. واشنگٹن کی AGU عمارت باہر سے دیکھنے پر شاید کسی بھی جدید عمارت جیسی لگتی ہو, لیکن یہ کلائمیٹ چینج سے متعلق امریکی دارالحکومت کے اہداف کی جانب عملی اقدام کی ایک مثال ہے. اس حوالے سے واشنگٹن ڈی سی نے 2032 کے لیے 3 اہم اہداف رکھے ہیں: 100% قابل تجدید یعنی سورج, پانی, ہوا وغیرہ سے پیدا شدہ توانائی کا استعمال, گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 50% کمی, اور موجودہ کمرشل اور ایسی عمارتوں کو جن میں کئی خاندان رہتے ہوں توانائی کی 100% نیٹ زیرو سطح پر لانا. یہاں ہائیڈروپونک فائٹر ریمیڈیشن وال سسٹم یا گرین وال نامی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا ہے, جس کا مقصد عمارت کو ٹھنڈا اور گرم رکھنے کے لیے درکار توانائی کی ضرورت کو کم کرنا اور عمارت کے اندر کی ہوا کو صاف رکھنا ہے. متعدد گرین والز کے ذریعے ہوا کو پودوں کی جڑوں سے گزار کر اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کیا جاتا ہے. یہ جڑیں مٹی کی بجائے پانی میں ہونے کی وجہ سے 200 سے 300% تک زیادہ ہوا صاف کرتی ہیں, جسے واپس عمارت میں پھینکا یا سرکولیٹ کیا جاتا ہے. یہاں واٹر ریکلیمیشن سسٹم بھی نصب ہے, جس کے ذریعے بیرونی ایئر سسٹم کے علاوہ چھت سے بارش کے پانی کو جمع کر کے عمارت میں لگے خصوصی پلانٹ کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے, تاکہ ٹوائلٹس اور پودوں کے لیے پانی کو یہیں جمع کیا جا سکے. نیٹ زیرو بلڈنگ بنانے کے 2 طریقے ہیں: بالکل نئی عمارت بنائی جائے یا موجودہ عمارت کو جدید شکل دی جائے. ہمارا اندازہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سے بنی ہوئی عمارت میں تبدیلیاں لا کر ایسی عمارت بنائے گا تو بالکل نئے سرے سے ایک نیٹ زیرو انرجی عمارت بنانے کے مقابلے میں 20% زیادہ لاگت آئے گی. لیکن یہ ایک بار کے اخراجات ہیں. وقت کے ساتھ اس مالی نقصان کی تلافی ہو جائے گی. بجلی کے بل نہیں دینے ہوں گے. کسی عام عمارت کے مقابلے میں اس سے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے امکانات کو 95% کم کیا جا سکتا ہے. اور اگر پورے شہر میں ایسی بہت سی عمارتیں ہوں تو 40 سے 60 سال میں کاربن فٹ پرنٹ میں واضح کمی کی جا سکتی ہے. جتنے زیادہ لوگ اسے اپنائیں گے یہ ٹیکنالوجی اتنی عام اور سستی ہوگی. اس عمارت کا تفصیلی دورہ کرنا میرے لیے حیران کن تھا. اس بات کا احساس ہوا کہ اگر انسان ماحول کے تحفظ کی ٹھان لے تو بہت کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی دارالحکومت کی عمارتیں یہاں پیدا ہونے والی کل گرین ہاؤس گیسز کے 3/4 اخراج کی وجہ ہیں, اور ان میں خاطر خواہ کمی لانے کے لیے بہت سی دوسری عمارتوں کو بھی AGU کے ماڈل پر کام کرنا ہوگا. آپ کے لیے ماحول کے تحفظ پر گفتگو کتنی اہم ہے؟ تو یہ تھا اس ہفتے کا سمپلی امریکہ. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے اب جب چاہیں آئیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہم موجود ہیں. فالو کیجیے @urduvoa کو. پاکستانی معاشرے میں جسم فروشی کے پیشے سے منسلک خواتین غربت اور ندامت کے اندھیروں میں زندگی گزار دیتی ہیں. بدقسمتی سے ان کی اگلی نسل کا مستقبل بھی عموماً کچھ خاص بہتر نہیں ہوتا. اس بھنور سے بچوں کو نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے لرننگ ہب نے, جو لاہور کے اس علاقے میں علم کی شمع روشن کر رہا ہے جہاں دن کے اجالے میں کم ہی لوگ جانا پسند کرتے ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
बाग मुंशी लद्दा की गली नंबर 4 में कायम लर्निंग हब जिस इमारत में कायम किया गया है वो पहले एक कहवा खाना था। यहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग जमातें हैं। लर्निंग हब सुबह 10 बजे अपना काम शुरू करता है। यहाँ तालिब इल्मों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है। इलाके की वजह शोहरत और मकामी आबादी की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बच्चों के लिए मौसीकी की क्लासें शुरू की गईं। उस्ताद के सिखाने के तरीकाकार और मौसीकी का नाम सुनकर तालिब इल्मों का इजाफा होता चला गया। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रियाजी, इंग्लिश, दीनी तालीम और दीगर अलूम की जमातों का आगाज किया गया। यहाँ तालीम के साथ साथ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और दीगर सलाहियतों को उभारने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग भी जाते हैं, मेरे भाई, मेरे कज़न्स, और उनके तरफ देख के मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं भी गाऊँ। फिर मैं इधर आया इस स्कूल में, और स्कूल ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मैं यहाँ अपनी बाकी क्लासेस भी लेता हूँ और यहाँ पे म्यूज़िक भी सीखता हूँ। मैं पढ़ती इसलिए हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बड़ी होके कोरोना वायरस को हटाऊँगी। लर्निंग हब से मुंसलिक असातिज़ा का कहना है कि बड़े बच्चों को पढ़ाने में उस वक्त दुश्वारी पेश आती है जब वो अपने घरों से ऐसी बहुत सी गैर इखलाकी सरगर्मियां सीख चुके होते हैं जो मुआशरे में मायूब समझी जाती हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि स्कूल होता क्या है। स्कूल जब स्टार्ट हुआ था तो तब हमारी टाइमिंग 1 बजे की थी, और 1 बजे भी हम मुश्किल से जो है वो बच्चों को उठा पाते थे। तब भी हमें घरों से जाके लेकर आना पड़ता था। सम टाइम बच्चों का हाथ मुंह भी हमें धुलवाना पड़ता है। कुछ फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं जिनके सेट पैटर्न है कि भाई वो 10-11 बजे उठेंगे और फिर आएंगे। उनमें से भी पेरेंट्स उस वक्त भी नहीं उठते। इलाके में बच्चियों को कम उम्री में फरोख्त कर देना और उनको जिस्म फरोशी पर मजबूर करना अब भी जारी है, लेकिन मुखय्यर हजरात की मदद से चलने वाले लर्निंग हब ने इन बच्चों को एक नई जिंदगी से रूशनास करवाने का काम जारी रखा हुआ है। एक सिस्टम जो है जिसमें ट्रैफिकिंग भी है, ब्रॉथल्स भी हैं, ड्रग एडिक्शन भी है, बहुत सी और चीज़ें हैं, वो वहाँ पे शुरू हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाचने वाली जो हैं उनके बच्चे हैं, तो इस वजह से स्कूल नहीं जा सकते। इनिशियली तो उस एक फैमिली की वजह से जिनके बच्चों को हमने कहा था कि हम तालीम दिलाएंगे, उनके लिए आए और फिर सिलसिला बढ़ता गया वहाँ से। ये वो जगह है जहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने उनके माँ बाप से ही बचा के रखना है, या जो एक सबसे महफूज चीज़ आपका घर है वही उनके लिए सेफ नहीं है। कम्युनिटी सेंटर में जवान लड़कियों को मुतबादिल पेशे फराहम करने के लिए इन्हें खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, जबकि लड़कों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। लर्निंग हब एक ऐसा इदारा है जहां पर बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के साथ साथ इनकी दिलचस्पी के अलूम और हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वो मुआशरे के दीगर बच्चों की तरह खुद एतमादी के साथ रह सकें। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त तो दे रखी है, मगर उससे बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पे अब भी बड़े पैमाने पे पाबंदी आयद है। तालिबान का दावा है कि वो इस हवाले से फ़ैसला इस्लामी क़वानीन की रोशनी में करेंगे। एक साबिक़ अफ़गान सिफारतकार आरज़ू नूरस्तानी ने हमारी साथी इरम अब्बासी को बताया है कि अफ़गान माएँ अपनी बेटियों के मुस्तक़बिल के बारे में किस कदर परेशान हैं। 2 अशरे पहले एक औरत और खास तौर पर लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, और अब एक तरह से फिर तालिबान इन्हें पीछे ले जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप माशरे में अफगान औरत के हालात को देखें तो वो सभी मायूस हैं, खास तौर पर माएँ, क्योंकि वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और वो समझती हैं कि उनकी बेटियों के साथ वही सुलूक होगा जिस सूरत हाल से 2 दहाइयों पहले इन्हें गुजरना पड़ा था। इनके लिए भी यही सूरत हाल थी, और अब तकरीबन 2 माह हो चुके हैं कि लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है और इन्हें घर के अंदर ही रखा जा रहा है। अफगान लड़कियों का मुस्तकबिल तारीक लगता है। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद आरज़ू नूरस्तानी के ख़ानदान को भी उनका सरकारी घर छोड़ देने का हुक्म दिया था। आरज़ू ने बताया कि अफ़गानिस्तान की साबिक़ खातून सिफारतकारों का काम अधूरा रह गया और उनमें से बाज़ अब ख़तरात का सामना भी कर रही हैं।
On that day, I was in my mother's house. उस दिन मैं अपनी वालदा के घर पर थी। शुरू के चंद घंटों में ही वो मेरी वालदा के घर आए और हमें कहा कि घर छोड़कर निकल जाओ, और हम चले गए। फिर मेरी खाला के घर भी गए जो सरकारी नहीं है, और इन्हें घर खाली करने के लिए 2 घंटे दिए, लेकिन मेरी खाला ने मज़ाहमत की और कहा कि वो घर नहीं छोड़ेंगी। फिर अगर मैं अफगानिस्तान की ख़वातीन सफारतकारों के बारे में बात करूं तो वो न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म थीं, बल्कि वो नए अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर भी नुमाइंदगी कर रही थीं। लेकिन जब सूरत हाल तब्दील हुई और एक रिवायती और ड्रामाई नजरियात रखने वाले ग्रोह ने इख्तिदार संभाल लिया, तो यकीनी तौर पर उनमें से कुछ खवातीन को खतरात लाक हैं, और उनमें दूसरी अफगान खवातीन वाली तशवीश भी है, जैसे पुलिस के महकमे में काम करने वाली खवातीन में, तो इन्हें भी मसाइल का सामना है। ये थी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक साबिक सफारतकार आरजू नूरिस्तानी। उनका मुतालबा है कि इलाकाई और आलमी ताकतें तालिबान पर जोर दें कि वो उन शख्सी आज़ादियों को बरकरार रखें जिनके लिए अफगान ख़वातीन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जद्दोजहद की। अब निचली तरीन सतह पर काम करने वाले आम तालिबान जंगजू जो 2 दहाइयों से अस्करी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे, मुल्क पर हुकूमत करने के बारे में अब क्या सोच रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने काबुल के गली कूचों में फिरते बहुत से तालिबान से बात की। उनमें से बाज़ इंसानी हुकूक और ख़वातीन की आज़ादियों से मुतालिक मुतनाज़ा सवालों के जवाब देने से हिचकिचाए। कईयों ने महज अपने लीडर्स के अहकामात की पैरवी करने वाले सादा लॉ शहरी होने का दावा किया, जबकि कई ने हमारी साथी आयशा तंजीम और उनकी खातून मुतरज्जम से बातचीत की, बावजूद इसके कि उनके ख्याल में औरत को किसी मर्द सरपरस्त की निगरानी के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। उनमें से एक तालिबान जंगजू के साथ देखते हैं आयशा तंजीम की गुफ्तगू, जिसे पेश कर रही हैं इरम अब्बासी। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से हमने अफगान अवाम और उनकी रोज़मर्रा की जद्दोजहद के बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग की है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने बगैर गोली चलाए इस शहर यानी काबुल पर कब्जा किया। वो कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, और अब जंग जीतने के बाद वो क्या सोचते हैं। आइए उनमें से कुछ से बात करते हैं। हमारे साथ कारी सईद आगा हैं। कारी साहब सलामुना। वालेकुम सलाम। क्या आप काबुल पर कब्जे से पहले ही यहाँ मौजूद थे या कहीं बाहर से जंगजू फोर्सेस के साथ आए हैं? इक़्तिदार संभालने से पहले मैं काबुल में ही था। हम काबुल बाकायदगी से आते थे। इस शहर में आना हमारे लिए कोई मसला नहीं था। काबुल पर कब्जे से पहले कितने तालिबान जंगजू अपने हथियारों के साथ शहर में मौजूद थे, और ये कैसे मुमकिन हुआ कि मकामी हुकूमत में से किसी को उनका पता नहीं चला? तालिबान के जासूसी करने वाले कारिंदे पहले से काबुल में मौजूद थे, और सिर्फ हमारे रहनुमा को उन इंटेलिजेंस कारकुनों की मौजूदगी का इल्म था। Okay, so now that you are here, अब जब आप यहाँ हैं, हुकूमत में हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है, या आपको लगता है कि उन्हें बेहतर काम करने की ज़रूरत है? or do you think they're doing a good job or they need to do better? पिछली हुकूमत के मुकाबले में हमारे 80% मसाइल हल हो चुके हैं। जो चंद रह गए हैं वो भी हल हो जाएंगे। हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हमने ये कामयाबी हासिल की है। लोगों के पास रोजगार नहीं, खाने को नहीं है, उन्हें बहुत सी दुश्वारियों का सामना है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत खातिर ख्वाह काम कर रही है या इसे मजीद कुछ करने की ज़रूरत है? मुआशी मसाइल एक माह में हल नहीं होते, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत एक निज़ाम बना रही है, वज़ीरों और मुशीरों की तकर्री कर रही है। हुकूमत अशिया के नर्ख शाया करेगी, और जो भी इन नर्खों पर अमल नहीं करेगा और अशिया को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ इस्लामी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बतौर ख़वातीन हम यहाँ खड़े हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और आप हमसे बात भी कर रहे हैं। अगर अफ़गान ख़वातीन वही करें जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई एतराज़ होगा? कोई भी किसी नामहरम औरत से बात करने में दुश्वारी महसूस करता है, लेकिन ख़वातीन को वो हुकूक मिलेंगे जो उन्हें इस्लाम ने दिए हैं। इन हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। Thank you very much, कारी सैयद आगा साहब। And they... बहुत शुक्रिया कारी सईद आगा। ये हैं एक तालिबान जंगजू का नुक्ता नज़र। आयशा तंजीम के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।